वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लासिकल डांसेस की, जिन्हें कि शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं: भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी। इनके कलाकार, इनकी कुछ थ्योरी, इनके नाम की उत्पत्ति और भी इससे जुड़े बहुत सारे सवाल कराएंगे। उसी के साथ साथ इसकी पूरी थ्योरी एक सीधे सीधे हम पूरी तरीके से करेंगे, जैसे कि आपको पहली बार ये पीडीएफ मिल जाएगी इतनी डिटेल में। कहीं पर आपको और देखने को नहीं मिलेगी इतनी पीडीएफ डिटेल में। और सबसे पहले तो हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का इतिहास देखेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, बिफोर 3000 BC, यानी कि प्रागैतिहासिक काल जिसे कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं जो थी, मानव सभ्यता के आरंभ में नृत्य एक प्राकृतिक अभिव्यक्ति था। इसे खुशी, दुख, पूजा या उत्सव में मनाया जाता था, यानी कि नृत्य किया जाता था खुशी, दुख, पूजा, उत्सव में। इस काल में नृत्य सामूहिक अनुष्ठान था, यानी कि सामूहिक अनुष्ठान रिचुअल्स का हिस्सा था। वर्षा हो यानी कि बारिश, फसल, युद्ध या देवताओं की पूजा की आराधना के हेतु नृत्य किया जाता था। अब इसके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो के सिंधु घाटी सभ्यता के एक नृत्य करती हुई युवती की जो मूर्ति मिली थी, उससे दर्शाता है। और ये जो मूर्ति है, ये आज के भरतनाट्यम जैसी दिखती है, यानी कि भरतनाट्यम की जो मुद्राएं होती है उस प्रकार से उस मूर्ति में वो मुद्राएं झलकती है। उसके बाद अगर हम वैदिक काल की बात करें तो 1500 सीई से BCE से लेकर 600 BCE का जो कालावधि था, उसे वैदिक काल कहा जाता है। नृत्य को देव आराधना का एक प्रमुख साधन माना जाता गणाया है। ऋग्वेद जो है, सामवेद और यजुर्वेद में, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में संगीत और नृत्य का स्पष्ट उल्लेख हमें देखने को मिलता है। उपवेद की बात करें तो गंधर्व वेद जो है, संगीत और नृत्य की विद्या को समर्पित है। उदाहरण के हेतु अगर अग्नि की स्तुति हो, इंद्र की पूजा हो, यज्ञ हो, और यदि अवसरों पर स्त्रियां गायन एवं नृत्य करती थी। नाट्य शास्त्रीय काल जो है 200 BC से लेकर 500 CE तक जो नाट्य शास्त्रीय काल था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर बात आए तो नाट्य शास्त्र जो कि ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ है इस कालावधि में लिखा हुआ, जो कि भरत मुनि द्वारा रचित है। किनके द्वारा? भरत मुनि द्वारा। क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसे आप हाईलाइट करके रखिएगा, क्योंकि जो PYQs होते हैं वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। इस काल में नृत्य पहली बार शास्त्रीय रूप में व्यवस्थित किया गया था। नाट्यशास्त्र न केवल नृत्य बल्कि नाटक, संगीत, अभिनय, रस, भाव, मुद्राओं पर भी व्याख्या करता है। अब आगे चलेंगे हम तो नाट्यशास्त्रीय काल की बात करेंगे, जो इसके 3 अंग है, उन 3 अंगों की बात करेंगे। 3 अंगों में सबसे पहले तो नृत्य आता है, नाट्य आता है और नवरस आता है। नृत्य की बात की जाए तो इसे शुद्ध नृत्य कहा जाता है, जो कि ताल लय पर आधारित होता है। किस पर? ताल और लय पर आधारित होता है। नृत्य जो होता है, भावों के साथ नृत्य किया जाता है, यानी कि भाव प्लस मुद्राएं जिसमें होती है। नाट्य यानी कि संवाद एवं अभिनय दोनों का जो है एक सहित नाटकीय प्रस्तुति होती। क्या होती? नाटकीय प्रस्तुति होती। नवरस में हमें क्या देखने को मिलता है? श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र, हास्य, भय, विभत्स, अद्भुत, शांति। ये जो नवरस है, ये नवरस नृत्य के द्वारा प्रस्तुत होते हैं। जैसे कि हम रुद्र रस में देख सकते हैं कि तांडव किया जाता है। हास्य नृत्य में कुछ कॉमेडी हो जाती है। वीर रस में जैसे कि कोई वीरता का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार के जो नवरस होते हैं, उन नवरस नृत्य के द्वारा दर्शाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं मंदिर काल, यानी कि 500 CE का जो कालावधि था, 500 CE से लेकर 1200 CE तक का, जिसे मंदिर काल के रूप में जाना जाता है नृत्य के लिए। अब देखिए, इस युग में नृत्य मंदिर पूजा का हिस्सा बना। विशेषकर दक्षिण भारत में, यानी कि साउथ में, नृत्य जो है पूजा का एक विशेष हिस्सा बना। देवदासी प्रथा शुरू हुई थी यहीं से। श्रेया मंदिरों से में भगवान के लिए नृत्य प्रस्तुत करती थी। नृत्य अब एक आध्यात्मिक अनुभव बन गया। प्रसिद्ध उदाहरण के लिए अगर दिया जाए तो तमिलनाडु में अगर आप चिदम्बरम नटराज मंदिर और उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर देखोगे तो इनकी दीवारों पर नृत्य की मुद्राएं हमें देखने को मिलती है। नटराज शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। अब दरबारी इस्लामी प्रभाव जो नृत्य के ऊपर पड़ा, शास्त्रीय नृत्य के ऊपर, 1200 से लेकर 1700 का जो कालावधि था उसमें इसकी जो विशेषता है, इस काल में मंदिर संस्कृति पर हमला हुआ, देवदासी परंपरा कमजोर पड़ी। लेकिन नृत्य पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ, वह दरबारों के और चला गया। कथक के विकास की बात की जाए तो उत्तर भारत में कथक नृत्य ने मुगल दरबारों में दरबारी नृत्य को रूप लिया। इसमें तबला, पखवाज, घुंघरू, लयकारी का विकास हुआ। अगर इसके महत्व की बात की जाए तो नृत्य अब सांस्कृतिक मनोरंजन, शाही प्रदर्शन और कहानियों सुनाने के माध्यम बन गया इस काल में। अगर छठा जो आता है औपनिवेशिक काल, यानी कि ब्रिटिश शासन 1757 से लेकर 1947 तक का, ये जो कालावधि है, इस समय
क्या हुआ, सबसे पहले इसे देखते हैं हम। अंग्रेज़ों ने जो है भारतीय नृत्य को अश्लील और अनुचित मानकर उसकी उपेक्षा की, मंदिरों में प्रतिबंध और देवदासी प्रथा की कुरीत कहकर इसे बंद किया गया। अब इसका नतीजा जो हुआ वो शास्त्रीय नृत्य धीरे धीरे लुप्त होने लगे, लेकिन पुनरुद्धार भी इसी काल से हुआ, जो कि इसका पुनरुद्धार है 1900 से लेकर 1947 के बीच में हुआ। इसके मुख्य योगदानकर्ता जो है वो रुक्मिणी देवी अरुणडले, जिन्होंने भरतनाट्यम को मंचीय कला बनाया। उदय शंकर, जो कि भारत के पहले इंटरनेशनल डांसर बने, भारतीय नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन्होंने पहचान दी। अब इसके जो जुड़े संस्थाएं जो है वहाँ उस वक्त कला क्षेत्र यानी कि 1936 में चेन्नई में स्थापित हुआ। ये शास्त्रीय नृत्य का सिखाने की एक संस्था है और एक प्रमुख संस्था बन गई है अभी के वक्त में। स्वतंत्रता के बाद 1947 से लेकर वर्तमान तक यानी कि अब तक जो कुछ हुआ वो घटनाएं उनके बारे में बताया जाए तो संगीत नाटक अकादमी 1963 में बनी, भारतीय कला को संरक्षित और प्रचारित करने का हेतु से बनी। CCRT, ICCR, SPIC, MACAY जैसी संस्थाएं बनी। जैसे कि हाल ही में कुछ घटनाएं घटी थी, जैसे कि 2023 में मणिपुरी रासलीला को यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में रखा गया। 2024 में भारत पर्व और खजुराहो नृत्य महोत्सव में डिजिटल प्रसारण किया गया। अब हम क्लासिकल डांसेस के ऊपर चलते हैं कि जो क्लासिकल डांसेस है आर्ट, जैसे कि भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में होता है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश में होता है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में होता है, मोहिनीअट्टम असम में होता है, ओडिसी उड़ीसा में होता है, और अगर कथकली की बात करें तो ये भी केरल में है, और सत्रिया की बात करें तो ये असम में मनाया जाता है, और मणिपुरी की बात की जाए तो ये मणिपुर में है। अगर हम आगे चलें